कल जो बात चल रही थी वो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन, इस पर बात हो रही थी कि आखिर ग्रीवियस हर्ट कहते किसको। तो बात आई थी कि ग्रीवियस हर्ट अलग से किसी चीज को कहते हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बस हर्ट जब ये 8 विशेष प्रकारों में से किसी एक प्रकार की हो तो उसे ग्रीवियस कहते हैं। और आप हर्ट ये जानबूझकर किसी को कारित करना चाहते थे, मीनिंग देयर बाय आपका आशय था कि आप किसी को हर्ट ये करना चाहते थे, हर्ट करना चाहते थे, मीनिंग देयर बाय उसे शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य ये देना चाहते थे। और या तो ऐसा साक्ष्य करना चाहते थे या आपको मालूम था, भले ही आपका आशय ना हो, लेकिन आपको जानकारी थी कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू दैट मे बी पेनफुल फॉर दैट पर्सन अगेंस्ट whom I am trying to do such an act. That may be painful, that may be cause a disease to that person. इस टाइप की जानकारी आपके पास थी। आफ्टर दैट, विदाउट एनी जस्ट एक्सक्यूज, you have done such an act, and as a consequence, as a result of that act, ठीक है, that person feel some pain or, ठीक है, उसे कोई बीमारी, कोई रोग ये हो गया तो आपने उसे हर्ट पहुंचाई है, ये कहा जाएगा। और हर्ट कैसे पहुंचाई? वॉलंटरीली, स्वेच्छा उपहति कारित की है, क्योंकि ये मसला फिर 115 में आ गया, क्योंकि 115 स्वेच्छा उपहति कारित करना इसकी डेफिनेशन देती है। और डेफिनेशन में वो कहती है कि इफ यू आर कॉजिंग द वॉलंटरीली, आप साशय या ज्ञान पूर्वक अगर अपने कृत्य के माध्यम से किसी को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करते हैं तो कानून की दुनिया में माना जाएगा कि आप उसे स्वेच्छा उपहति कारित करते हैं, यह कानून की दुनिया में माना जाएगा। 115 इसको डिफाइन कर रही थी और 116 ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन कर रही थी और कह रही थी कि उपहति की निम्न किस्में घोर कहलाती है, यानी आपने उपहति कारित की और वो 8 विशेष वर्णनों में पहुंच गई तो फिर आपके द्वारा कारित उपहति घोर मानी जाएगी, ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। और चूंकि जो काम आपने किया था, जिसके माध्यम से आपने उपहति कारित की थी, जो कि घोर की श्रेणियों में पहुंच गई, वो इंटेंशनल था या विद नॉलेज था, तो अब आपको यह कहने का हक नहीं मिलेगा कि आप घोर उपहति कारित नहीं करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, इसकी जो डेफिनेशन उन्होंने 117 में दी, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि यदि आप ऐसी उपहति कारित करते हैं, आपने 117 पढ़ी थी, उसने कहा था जो कोई स्वेच्छा उपहति कारित करता है, ठीक है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है, आप किसी की नाकी काट लेना चाहते थे, आप किसी का कान ही काट लेना चाहते थे, ठीक है, तो जो उपहति आपका कारित करने का आशय था वो 8 वर्णनों में से किसी एक प्रकार की थी, या आपने जो उपहति जानबूझकर कारित की वो 8 वर्णनों में से किसी एक में पहुंच गई, दोनों में से कोई भी बात हो, माना यही जाएगा कि आपने स्वेच्छा घोर उपहति कारित की, माना यही जाएगा। और साथ में उसने ये भी कहा कि आप एक किस्म की घोर उपहति कारित करना चाहते थे, एक किस्म की ग्रीवियस हर्ट ये व्यक्ति को पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जो ग्रीवियस हर्ट पहुंची वो डिफरेंट टाइप की थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माना यही जाएगा कि आपने ग्रीवियस हर्ट कारित की। यह हम लोगों ने कल बात की थी। और जो अब बात चलनी है
वो दंड कितना कितना मिलेगा। और एक लाठी से सारी भैंसें हाकी नहीं जा सकती। सुबह भी हम बात कर रहे थे जब हम फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बात कर रहे थे, क्योंकि आपने पढ़ा था कि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर कोई कानून बनाया गया संपत्ति के अधिग्रहण के लिए है तो उस कानून में कंपनसेशन की गणना जिन सिद्धांतों के मुताबिक की जाएगी उन सिद्धांतों का या तो वर्णन होगा या कंपनसेशन की राशि स्वयं दी गई होगी। तो आपसे कहा गया था कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के कंपनसेशन की गणना के लिए जो सिद्धांत प्रयोग होते हैं वे एक जैसे नहीं होते। आपसे कहा गया था कि एक ही सिद्धांत अगर सारे प्रकार की संपत्तियों के लिए मिलने वाले प्रतिकर की गणना के लिए आप उपयोग कर रहे हैं तो आप कंपनसेशन की युक्ति संगत तरीके से गणना कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। आपको उदाहरण दिए गए जैसे खाद्य योग्य खाने योग्य जो संपत्ति है उसके लिए जो कंपनसेशन की गणना होगी तो स्वाद के आधार पर होगी, ठीक है ना। उसके लिए कंपनसेशन की गणना का जो सिद्धांत है वो स्वाद है। हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी जिन चीजों में इस्तेमाल होती है उनके लिए प्रतिकर की गणना की जाएगी तो टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट वर्जन ये प्रतिकर की गणना का आधार होगा, ठीक है ना। मकान, दुकान, खेत, इसके लिए जब प्रतिकर की गणना की जाएगी तो खेत की जो गणना है वो उसकी लोकेशन के अलावा उसकी उर्वरा शक्ति इसके आधार पर भी होगी, ठीक है ना। उसमें उपज कितनी होती है, लोकेशन कहां पर है। मकान की गणना इस आधार पर भी होगी कि जहां पर वो है उसकी लोकेशन के अतिरिक्त लोकेलिटी कैसी है, लोकेलिटी कैसी है। लोकेशन बहुत अच्छी है लेकिन अड़ोस पड़ोस जितने रहते हैं वो सब हिस्ट्री शीटर है, वो सब चोर है, तो मकान की कीमत लोकेशन कितनी भी अच्छी हो गिर जाएगी। तो अलग अलग सिद्धांत होते हैं अलग अलग वस्तुओं की गणना के लिए, अलग अलग वस्तुओं के प्रतिकर की गणना के लिए। यह भी बात हम सुबह कह रहे थे और कहने का नक्शल में जो मतलब था वो सिर्फ इतना ही था कि एक लाठी से सारी भैंसें ये नहीं हाकी जा सकती। यही स्थिति यहां है, ठीक है। आपने उपाधि या घोर उपाधि कारित की, किन परिस्थितियों में कारित की, किन परिस्थितियों में कारित की, क्यों कारित की, किस हथियार से कारित की। जो कारित की उस उपाधि ने कितनी पीड़ा व्यक्ति को दी, इस सब के आधार पर आपके दायित्व का निर्धारण होना चाहिए। दायित्व यानी दंड का, ठीक है। हमने आपसे अभी बात कर ही रहे थे कि शाहजहांपुर में फांसी हुई आज, तो इसी वजह से हो गई कि आपने न सिर्फ रेप किया बल्कि हत्या भी की। और कितने बड़े बच्चे, 6 साल 7 साल, एक को मार डाला और एक उसे बुरी तरह घायल भी किया और उसी ने आके एविडेंस दिया। तो बच्चे की बात पर अविश्वास क्यों किया जाए, बच्चा क्यों झूठ कहेगा, ठीक है। तो आपने किसके विरुद्ध अपराध किया है यह देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मैच्योर लेडी के साथ रेप, ठीक है, हो जाता है, सही नहीं है, सही नहीं है, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता है, ठीक है। एक बच्चे के साथ क्यों भाई, उसने कौन सा प्रोवोकेशन आपको दिया, क्यों हुआ, ठीक है। तो जो दंड का चुनाव होता है वो हमेशा परिस्थितियों के आधार पर, जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है उसके आधार पर, ठीक है। क्यों
अपराध किया गया, उद्देश्य क्या है, इस सब के आधार पर दंड का निर्धारण होता है। तो वही टेक्निक यहां पर अपनाई गई है। कहता है 117 सबसेक्शन 2 में, क्योंकि 117 सबसेक्शन 1 इसमें घोर उपाधि को यानी स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने को उसने डिफाइन किया। अब 117 सबसेक्शन 2 में जो पहले 325 थी, जो पहले 325 थी, वो अब 117 सबसेक्शन 2 है। और कहता है जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से दंडनीय होगा, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यानी आपने उपाधि कारित करना चाहिए थी, ठीक है ना, उपाधि ये कारित करना चाहिए थे, और वो उपाधि कारित हुई। साथ में क्या हुआ कि वो उपाधि 8 प्रकारों में से एक प्रकार की होगी। इसलिए आपने जो स्वेच्छा उपाधि कारित की, उसके बारे में माना गया कि आपने स्वेच्छा घोर उपाधि कारित की, ठीक है, क्योंकि वो 8 वर्णनों में से किसी एक प्रकार में पहुंच गए। या आपने स्वयं जो कारित करनी चाहिए थी वो 8 वर्णनों में वर्णित प्रकार की उपाधि वही कारित करनी चाहिए। तो 100 में 10 शामिल होता है हमेशा, 10 में 100 शामिल नहीं होता। तो उपाधि ऐसी हो सकती है जो घोर में न पहुंचे, लेकिन अगर घोर उपाधि हुई है या घोर उपाधि आपने कारित की तो वो उपाधि में तो आएगी। तो आपने घोर उपाधि यही कारित करना चाहिए थी या उपाधि कारित करनी चाहिए थी, और वो घोर में पहुंच गई। तो आपके दायित्व का विस्तार ये 7 ईयर तक हो सकता है, ठीक है, 7 ईयर तक। अब ये कब होगा 7 ईयर तक, जबकि आपका मामला 122 की उपधारा 2 में ना आता। 122 हम लोग पढ़ेंगे, वो पूर्व की 335 जैसी है, ठीक है, पूर्व आईपीसी में 335 थी कि अगर स्वयं उस व्यक्ति ने जिसको घोर उपाधि कारित की गई, इस व्यक्ति को प्रकोपन दिया था, और प्रकोपन उन्हीं अपवादों के अधीन माना जाएगा जिन अपवादों के अधीन वो हत्या के केस में माना गया था। अर्थात अगर आप प्रकोपन के कारण आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हुए बिना, ठीक है, वहां कहता था ना कि हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानववध प्रकोपन के परिणाम स्वरूप हत्या की कोर्ट में ना आने वाला आपराधिक मानववध केवल तब बनेगा जब आप उस व्यक्ति जिसकी हत्या आपने कर दी उसके द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, और जिसने प्रकोपन दिया सिर्फ उसी की हत्या करें, या भूल या दुर्घटनावश किसी अन्य की हत्या करें। आपका प्रकोपन लोक सेवक द्वारा जो विधिपूर्ण कृत्य किया जा रहा था अपने विधिपूर्ण कर्तव्य के अनुसरण में, उससे आपको प्रकोपित अगर आप है तो हत्या ही मानी जाएगी। वो व्यक्ति अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था, उससे आप प्रकोपित हुए तो हत्या ही मानी जाएगी। ये सारी बातें वहां लिखी थी। तो उन्हीं बातों के अधीन ये भी रहेगा कि अगर आप 122 में प्रकोपन का फायदा, 122 में वर्णित प्रकोपन का फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको साबित करना होगा कि उसने जो प्रकोपन दिया था वो उन मर्यादाओं के अधीन रहकर दिया था जो वहां हत्या के अपवाद संख्या 1 में लिखे हैं। और इसके कारण से अगर यह स्थिति आ गई, आपने ये साबित कर दिया, तो फिर 122 की धारा 2 में वर्णित प्रकार का दंड आपको प्राप्त होगा, जो इससे कम होगा, जो इससे कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मामला 122 में नहीं गया, यानी यह साबित हुआ कि सामने वाले ने कोई प्रकोपन दिया ही नहीं था, आप तो खुद को गवर्नर मानते थे, इसलिए आपने घोर उपाधि कारित की, तो फिर आपके दायित्व का विस्तार 7 ईयर तक हो सकता है, ठीक।
ठीक है, 7 ईयर तक कितना, 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, ये आपके मामले में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां इन्वॉल्व होंगी उनके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस जो वहां होंगी उनके आधार पर निर्णय होगा। अच्छा, सबसेक्शन 3 ये नया जोड़ा गया, ये पिछली आईपीसी में नहीं है किसी भी सेक्शन में, ना 117 सबसेक्शन 3 है और ना 117 सबसेक्शन 4 है। ये दोनों सेक्शन पिछली आईपीसी में नहीं है, लेकिन समय बदला है तो इसलिए अब ये सेक्शन होने चाहिए, इनकी अपनी प्रासंगिकता है। कहता है जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपाधिकारित करता है, जो इस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित करता है। स्थायी यानी ऊपर वर्णित 8 प्रकारों में से वो है या नहीं, ठीक है, ये तो देखा ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऊपर वर्णित 8 प्रकारों में से किसी एक में नहीं आई तो घोर उपत्या ही नहीं, तो घोर उपत्या ही नहीं। अगर आ गई तभी घोर उपत्या है, ठीक है। अब यहां घोर उपत्ति की बजाय उसने स्थायी दिव्यांगता ये शब्द लगा दिया। तो अगर एक आंख की ज्योति का स्थायी नाश हुआ है, एक कान की श्रवण शक्ति का स्थायी नाश हुआ है, अंग या जोड़ की शक्ति का ह्रास हुआ है, ठीक है, अंग आपने काट के अलग किया है, वो सारी चीजें तो ही हैं, लेकिन अगर इसके कारण से स्थायी दिव्यांगता आई है, ठीक है, यह सतत शिथिल अवस्था में डाल देता है, यह सतत शिथिल अवस्था में डाल देता है। पहले ये सारे मामले कहां पहुंचते थे? 325 में। पहले ये सारे मामले 325 में थे, जबकि 325 से ज्यादा गंभीर पोजीशन है, ठीक है ना। स्थायी दिव्यांगता में पड़ गया, स्थायी रूप से शिथिल हो गया, ठीक है। मामला उसका 326 में पहुंच ही नहीं रहा। 326 क्या है अभी देखेंगे, ठीक है ना। पुरानी आईपीसी में जो 326 थी वो क्या थी देखेंगे, उसका मामला 326 में नहीं जा रहा, 327, 328, 329, 330, 331 से लेकर 338 तक जा ही नहीं रहा उसका मामला। उसके ऊपर आरोप कि उसने घोर उपत्ति कारित की है, बस ये आरोप है। और घोर उपत्ति कारित की ये आरोप क्यों है? क्योंकि उसने जो उपत्ति कारित की उससे 8 प्रकार जो घोर उपत्ति के हैं उनमें से एक प्रकार आकृष्ट हो जाता है, ये एक बात हुई। और दूसरी बात यह हुई कि वो प्रकार न सिर्फ आकृष्ट होता है बल्कि इस प्रकार आकृष्ट होता है कि जिस व्यक्ति को यह घोर उपत्ति कारित की गई थी वो जीवन भर के लिए विकलांग हो गया, यानी दिव्यांग हो गया। ये जीवन भर के लिए वो शिथिल पड़ गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका मामला 326 से लेकर 337 तक कहीं आ ही ना रहा, 338 तक कहीं आ ही नहीं रहा। तो दंडित तो आप 325 में ही करेंगे, उसको कहां दंडित करेंगे आप? 325 में। जबकि इस व्यक्ति की जो घोर उपत्ति कारित करने वाला करते हैं और उस व्यक्ति का जो घोर उपत्ति कारित करने वाला करते हैं, जिसके कारण स्थायी दिव्यांगता नहीं आई है, यानी उस सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण करते हैं, तो देखने में बुराई तो लग रहा, विकलांगता कहां आई, दिव्यांगता कहां आई, ठीक है ना। 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा हुई, ठीक है ना, लेकिन स्थायी तौर पर दिव्यांगता कहां आई, जीवन को संकटापन्न बनाया, ठीक है ना, उपहति ने, लेकिन स्थायी दिव्यांगता नहीं आई, ठीक है ना। तो दंड कितना मिलेगा?
7 साल। और जब स्थायी दिव्यांगता आई तो कायदा यह कहता है कि 7 से ज्यादा होनी चाहिए सजा, क्योंकि इसका काम जीवन पर ज्यादा स्थायी प्रभाव दे रहा है। और उस ज्यादा स्थायी प्रभाव के लिए पहले आईपीसी में कोई व्यवस्था थी ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए अलग से लाए। क्योंकि 8 प्रकारों में जो घोर उपाधियां हैं उनमें से प्रत्येक में स्थायी दिव्यांगता होने की संभावना नहीं है। तो अगर घोर उपाधि 8 प्रकारों में से उस प्रकार की है जिससे स्थायी दिव्यांगता नहीं हुई, तब तो 7 साल तक की सजा ठीक है ना। तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहा, 15 दिन तो रहा, और 7 साल छोटा समय नहीं होता, बहुत ज्यादा समय। अब घंटे भर अकेले कमरे में रहने में ऊब जाएंगे। 7 साल जेल काफी है, ठीक है, सिर या चेहरे के स्थायी विद्रूपीकरण या तीव्र शारीरिक पीड़ा आदि के लिए। लेकिन अगर घोर उपाधि उस श्रेणी की पहुंचाई गई जिससे स्थायी दिव्यांगता आई है, यानी एक आंख की ज्योति का स्थायी नाश हो गया, एक कान की श्रवण शक्ति का स्थायी नाश हो गया, आदि आदि, तब फिर मसला ज्यादा गंभीर है। तो न्याय मांग करता है कि अब 7 से बढ़ना चाहिए मसला, लेकिन पूर्व में बढ़ा हुआ नहीं था, ठीक है ना। इसलिए अब उन्होंने 117 सबसेक्शन 3 भी कर दिया। और अगर आपने घोर उपाधि उस श्रेणी की पहुंचाई है जिसने स्थायी दिव्यांगता भी व्यक्ति में कारित की है, तो उन्होंने न्यूनतम दंड ये रख दिया है। उन्होंने कहा तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंड नहीं होगा जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी न्यूनतम मिनिमम 10 ईयर मिलना भी चाहिए। जब परमानेंट एक आदमी डिसेबल हो गया, ये परमानेंटली वो शिथिल पड़ गया, तो आपने तो उसका जीवन ही ले लिया एक तरह से। तो 10 साल तो कम से कम मौज आपको जेल में मिलनी चाहिए, कम से कम, और मैक्सिमम, ठीक है, आजीवन कारावास, ठीक है। और जिससे अगर आजीवन कारावास दे दिया तो जिससे उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि का कारावास अभिप्रेत। तो नॉर्मली कोर्ट स्थायी दिव्यांगता ही केवल अगर है, ठीक है, तो 10 ईयर ही देगा। अगर उसमें कोई वो विशेष स्थिति पाता है, ठीक है ना, विशेष स्थिति कि आपने स्थायी दिव्यांगता तो कारित की ही, साथ में बेहद क्रूरतापूर्ण तरीके से स्थायी दिव्यांगता कारित की, उसका हाथ या पैर रखा पत्थर पे और दे मार दूसरा पत्थर उसके बिल्कुल चकनाचूर कर दी हड्डी, ताकि वो कभी सही ना हो पाए। इतना क्रूर आपने तरीका अपनाया कि अब स्थायी दिव्यांगता ये तो है ही है, साथ में आपकी जो स्वभाव की क्रूरता है, इसके लिए भी आपको पर्याप्त रूप से दवाई आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पर्याप्त दवाई के लिए फिर आपका प्राकृतिक शेष जो जीवन प्राकृतिक जीवन है, सबके लिए कारावास आजीवन, यही ठीक बात है, यही होना चाहिए, ठीक है ना। अब सबसेक्शन 4 कह रहा है, कहता है जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए। अब ये सामान्य मति शब्द, क्योंकि अंग्रेजी में उन्होंने कहा when a group of 5 or more person acting in concert। अब कंसर्ट शब्द का कोई व्याख्या इस समय तो उपलब्ध नहीं, क्योंकि अभी अभी तो आया ही मसला, सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं है, ठीक है, इन शब्दों को लेकर। लेकिन जहां तक हमारी अपनी समझ कहती है, ये सामान्य मति बिल्कुल उसी ढंग की चीज होनी चाहिए या उसी ढंग से व्याख्यायित की जानी चाहिए जैसे सामान्य आशय को आप व्याख्यायित करते हैं। क्योंकि मति सामान्य तभी बनती है जब एक दूसरे के आशय से सब अवगत हो जाते हैं, और एक दूसरे के आशय से अवगत होकर जो सबका उद्देश्य है वो एक कार्य को करना बन जाता है, तभी ये कहा जाता है कि सामान्य मति बनी है लोगों में। अब एक्यूरेट एग्जैक्ट सामान्य मति का क्या अर्थ लिया जाएगा इस सेक्शन में,
वो तो जब सुप्रीम कोर्ट अधिकृत रूप से इस सेक्शन की व्याख्या करेगा तभी बताया जाना संभव है। फिलहाल चूंकि ये क्रिमिनल लॉ में शब्द प्रयोग हुआ, तो क्रिमिनल लॉ में शब्दों का अर्थान्वयन जिस ढंग से करते हैं उन नियमों के मुताबिक इस शब्द का अर्थ निकाला जा सकता है। और वो नियम कहते हैं कि यदि विधायिका ने स्वयं किसी शब्द को व्याख्यायित नहीं किया तो उनका सामान्य और प्रचलित अर्थ जो है वही लिया जाएगा। तो सामान्य और प्रचलित अर्थ यही होता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह सामान्य मति से काम कर रहे हैं। ये तब होता है जब उस समूह के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के आशय से न सिर्फ अवगत होते हैं बल्कि एक दूसरे के आशय को प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोग करते हुए काम करते हैं। और यह स्थिति पिछली सेक्शन 34 या वर्तमान की 3(5) जैसी ही है, ठीक है ना। यद्यपि वहां 2 और मोर पर्सन का है, यहां 5 पर्सन का है, ठीक है ना। यह फर्क जरूर है। शेष सामान्य मति का अर्थ ऐसे ही लिया जाता है। तो इसी प्रकार से फिलहाल इसको समझा जा सकता है, क्योंकि विधायिका ने तो इसको कोई अर्थ दिया नहीं। सामान्य उद्देश्य या सामान्य आशय से काम करना उसको विधायिका ने स्वयं व्याख्यायित किया है, तो उसकी व्याख्या उसी ढंग से होगी। लेकिन सामान्य मति की क्या व्याख्या लेंगे? मेरे हिसाब से यह सामान्य आशय के समतुल्य है या उसके समरूप है। अब जब अधिकृत व्याख्या आएगी तब देखा जाएगा। फिलहाल इसकी यही अर्थ लिए जा सकते हैं। कहते जहां 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर। अब समरूप आधार क्या माने? क्योंकि इतने आधार तो उन्होंने दे दिए और फिर कह दिया अन्य समरूप आधार पर। तो समरूप आधार की आखिर क्या व्याख्या ली जाए? तो अधिकृत व्याख्याकार हम नहीं हैं। अधिकृत व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष बात रखने का हकदार या बात रखने का हक हमें भी हासिल है एज एडवोकेट। इसलिए हम ये प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि साहब जब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा तो हम बता देंगे। हमारी भी तो कोई व्याख्या होनी चाहिए। तो समरूप आधार ये क्या हो सकता है, इस पर हमें अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। और समरूप आधार की व्याख्या कैसे होगी? सजाति के नियम के आधार पर। यानी शब्द, जिन शब्दों का अग्रगामी होकर सेक्शन में आया है, जिसकी हमें व्याख्या करनी है सजाति के नियम के मुताबिक, उस शब्द से पूर्ववर्ती शब्दों में क्या विशेषता है यह देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और इसीलिए आपसे रीजनिंग ये पूछी जाती है विभिन्न एग्जाम्स में, क्योंकि रीजनिंग में यही चीज देखनी होती है। वो कहते हैं इन गोलों में जो समानता है वो जरा ढूंढिए, या इस अंक का अगला अंक क्या होगा। तो आपको तर्क लगाना होता है कि ये जो सीरीज दी है इसमें अंतर्निहित क्या है, जिसके आधार पर इसको व्यवस्थित किया गया। उस व्यवस्था को ढूंढना और खोजना ये होता है आपको। और जैसे ही वो व्यवस्था आपको दिखाई देती है कि ये व्यवस्था है, इस ढंग से इसको व्यवस्थित किया गया, सीरीज का अगला नंबर तुरंत पता लग जाता है। ये तो उन्होंने लिखा 2, 6, 8, 12 और फिर रुक गए। अब बताइए 12 के अगले आगे क्या होगा? अब 2, 6 यानी पहले में और दूसरे में 4 का अंतर है, ठीक है ना। 6 के बाद 8 आया, अब 2 का अंतर है। 8 के बाद फिर 12 आया, फिर 4 का अंतर आ गया। इसका मतलब 12 के बाद 2 का अंतर आएगा, 14 होगा, ठीक है। 14 के बाद कितना आएगा? फिर 4 जोड़ दीजिए, 18 होगा। ऐसे चलेगा। इस व्यवस्था को देखना पड़ेगा, इस व्यवस्था को ढूंढना पड़ेगा। यही सजाति के नियम में होता है। सजाति के नियम में भी व्याख्या ऐसे ही होती है। अब जरा देखें क्या कहता है। किसी व्यक्ति को उसका मूल वंश, जाति या समुदाय, ये सब क्या है? ये पहचान है व्यक्ति की, आइडेंटिटीज है।
ठीक है, ये क्या है? ये व्यक्ति की पहचान है, और ऐसी पहचान है जो वो बदल नहीं सकता। ये पहचान उसके साथ उसकी इच्छा से जुड़ी है, ऐसी बात नहीं है। वो किसी विशेष जाति का सदस्य है, इसमें उससे पूछा थोड़ी था भगवान जी ने कि तुम पैदा होना चाहते हो या नहीं पैदा होना चाहते, और अगर पैदा भी होना चाहते हो तो किस घर में पैदा होना चाहते हो। ठीक है ना? किसी ने उससे कुछ पूछा थोड़ी, किस समुदाय में पैदा होना चाहते, किस स्थान पर पैदा होना चाहता। ये पहचाने हैं व्यक्ति की, और जो उसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं, इसमें उसका कोई न दोष है और न उसकी इच्छा इन्वॉल्व है। इसका मतलब यह हुए कि व्यक्ति की विशिष्ट वैयक्तिक पहचान के आधार पर, ठीक है, उससे घृणा करके यदि कोई घोर उपाधि उसे कारित की जाएगी, तो वह इन वर्णनों के आधार पर हो। ठीक है, तुम विशेष जाति के हो, तुम विशेष लिंग के हो, विशेष जन्म स्थान के हो, ठीक है, विशेष भाषा बोलते हो, ठीक है ना, या आपका जो व्यक्तिगत विश्वास है, पर्सनल बिलीफ, वो ये है। जैसे आपका पर्सनल बिलीफ कि अमुक जानवर पूज्य है, और इस बिलीफ के आधार पर कि तुम अमुक जानवर को पूज्य मानते हो, इसलिए किसी को मार। जो पर्सनल बिलीफ है, या अन्य समरूप आधार कि इनके बाल भूरे हैं, हम तो इन्हें भूरे बाल वाले तो हमें बहुत ही खराब लगते हैं। ठीक है, ये तो काने हैं, सुबह सुबह मुंह दिखा के हमारा अपशगुन कर देते हैं। अब वो काना क्या करे? अंधा हो जाए, बस एक ही सुविधा है उसके पास कि अपनी दूसरी फोड़ ले, अब अंधा हो गया, अब तुम्हारा अपशगुन बंद हो गया, क्योंकि तुम अपनी एक दे दो तो तुम काने हो जाओगे, वो तो दो आंखों वाला हो जाएगा, तो वो तो उसके हाथ में है नहीं। तो ये अन्य समरूप आधार हुआ, और इसके कारण से अगर आप उसे, क्योंकि काना यहां लिखा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पहचान तो है ही व्यक्ति की। उन्होंने कहा फलाने तो काने हैं, तो ये पहचान है ना उसकी, और ये आइडेंटिटी उसकी अनसेपरेबल है। और इस कारण से तुम उसे गौरवपद को उच्चार कि सुबह सुबह निकल के आप शगुन कर देते। तो फिर ये अन्य समरूप आधार पर आपने घोर उपाधि कारित किया। अब आप अधिक बदतमीज आदमी हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जिसने किसी को घोर उपाधि इसलिए कारित की क्योंकि उसके कृत्यों से उसे गुस्सा आ रहा था, ये एक बात है। ठीक है, गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये दूसरी बात है। लेकिन गुस्सा आ रहा था, उसने उसे मारा या पीटा या घोर उपाधि कारित किया, उपाधि कारित की, ठीक है, होता है। लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा था, गुस्सा थोड़ी आ रहा था। बात यह थी कि वो काना है, उसने तो कुछ किया ही नहीं गुस्से के लिए, उस बेचारे ने कुछ किया थोड़ी। वो सुबह दूध लेने जाता है, सुबह टहलने जाता है, रोज वो दिख जाता है, कूट दिया। अरे भाई क्यों कूट दिया? उसने कुछ किया कहां है? ठीक है ना? तो आप, और उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं, जो उसकी आइडेंटिटी है वो अनसेपरेबल है, वो क्या करे? तो उस व्यक्ति का मामला डिफरेंट है जिसने घोर उपाधि कारित की गुस्से के कारण, और आपने घोर उपाधि कारित की व्यक्ति की अनसेपरेबल आइडेंटिटी के कारण। तो आप निहायत कमीन किस्म के आदमी हैं। जब है तो फिर उसी हिसाब से आपकी कम्युनिटी के अनुपात के मुताबिक कानून आपसे व्यवहार करेगा। तो उसने कहा, ठीक है, व्यक्तिगत विश्वास यानी किसी रूप आधार पर घोर उपाधि कारित की जाती है, वहां ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य घोर उपाधि कारित करने का दोषी होगा, भले ही सबने घोर उपाधि कारित न की। यानी जिस कार्य से घोर उपाधि कारित हुई वो कार्य सबके द्वारा न किया गया, लेकिन सामान्य मति से काम कर रहे थे, इससे प्रत्येक घोर उपाधि कारित करने का दोषी होगा और 7 वर्ष और जुर्माने के लिए दायी होगा। यानी जिसने घोर उपाधि कारित की वो तो होगा ही होगा, ठीक है। जिसने नहीं भी की लेकिन सामान्य उपस्थित काम कर रहा था, उन्हें पकड़ लिया कि मारो इसकी जरा 20 लाठी,
20 लाठी उन्होंने नहीं मारी, लेकिन पकड़ा और उनका फलाने पकड़ लो और इसका 20 लाठी मारो। तो जिनने कहा उन्होंने न पकड़ा न लाठी मारी, लेकिन 7 साल वो भी न पेंगे। ठीक है, तो ये आपका नया सेक्शन है, नया सब सेक्शन है जो पहले आईपीसी में नहीं था। आप 118(1) और 118(2) ये कायदे में पहले भी साथ ही होनी चाहिए थी। ठीक है, ये पहले सेक्शन कौन से थे? 324 और 326। 118(1) में जो लिखा था वो 324 था और जो 118(2) में लिखा है वो 326 था। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है कि जब आपका मसला 118(1) या 118(2) में आएगा, यह पूर्व की आईपीसी की धारा 324 या 326 में आएगा, तो आप उपहति या घोर उपहति जो कारित करेंगे उसे कारित करने के लिए विशेष प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करेंगे। विशेष साधन कौन से? जो इसमें वर्णित है। कहता है, अच्छा वो बात तो लिखनी पड़ेगी उस दशा के लिए जिसमें धारा 100 जिसके लिए धारा 122 में उपबंध है। यानी अगर आपने विशेष साधनों से भी उपहति या घोर उपहति कारित की लेकिन प्रकोपन के परिणाम स्वरूप कारित की है, तब तो मसला वहीं जाएगा। ठीक है ना? कहां? धारा 122 में। अगर प्रकोपन उस व्यक्ति ने दिया, ठीक है ना, संबंधित व्यक्ति जिसे आपने उपहति या घोर उपहति कारित की, उसने प्रकोपन भी दिया था और उसके द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रकुपित होकर आपने उसे उपहति या घोर उपहति कारित की और उसका जो प्रकोपन है वो उसी प्रकार और श्रेणी का है जो प्रकार और श्रेणी हत्या के अपवाद संख्या 1 में दी गई है। तो यह ठीक है कि प्रकुपित होकर भी उसे आपको उपहति या घोर उपहति कारित नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने उस समय भी कहा था जब हम हत्या पर बात कर रहे थे कि आप मानव से मानवोचित अपेक्षा ही करें। आप मानव से दैवीय, ये संतों जैसी अपेक्षा बिल्कुल न करें। मानवीय बात यही है कि कोई किसी को प्रकुपित करता है तो वो प्रकोपन देने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए जिसने प्रकोपन दिया उसका भी कुछ हद तक दोष है और ये दोष दंड की मात्रा पर प्रभाव डालता है। और अगर प्रकोपन के परिणाम स्वरूप किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को कम दंड से दंडित किए जाने योग्य बना देता है। तो यह बात यहां भी लिखी जाएगी कि यदि आपका मामला प्रकोपन के परिणाम स्वरूप उपहति या घोर उपहति पहुंचाने का है तो आपके साथ व्यवहार धारा 122 के मुताबिक होगा। यदि आपका मामला ऐसा नहीं है जो प्रकोपन के आधार पर उपहति या घोर उपहति कारित किए जाने से संबंधित हो और आपने उपहति या घोर उपहति ये विशेष साधनों से कारित किए, विशेष साधनों से, तो फिर पहले आपसे जो संव्यवहार किया जाता था वो 324 और 326 में किया जाता था। अब किस में किया जाएगा? 118(1) और 118(2) इसमें किया जाएगा। अगर आप विशेष साधनों का उपयोग करके उपहति कारित करेंगे, विशेष साधनों का उपयोग करके उपहति कारित करेंगे तो पहले आपका मामला डील होता था 324 से और अब डील होगा 118(1) से। और अगर आप विशेष साधनों का उपयोग करके घोर उपहति कारित करेंगे तो पहले आपका मामला डील होता था 326 से, अब डील होगा 118(2) से। ठीक है, तो कहता है उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 122 की उपधारा 1 में उपबंध है, जो कोई असन के, ठीक है ना, असन के, बेधन के या काटने के, ठीक है, असन इसे अंग्रेजी में शूटिंग कहते हैं, बेधन इसे स्टेबिंग कहते हैं और काटना कटिंग होता ही है।
वेधन में क्या होता है, कट नहीं होता, लेकिन जो वुंड होता है वो कौन सा होता है, पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड, पंक्चर्ड वुंड, ये टायर ट्यूब जब आपका पंक्चर होता है तो क्या होता है, ट्यूब में छेद हो जाता है, और किससे, नुकीली चीज से। ठीक है, तो वेधन का जो उपकरण है, जैसे तीर, उससे बिंधता था आदमी। तलवार नहीं, तलवार काटने का उपकरण है, भाला, नोक है उसमें। ठीक है ना। ये जो हमने दांत में चूंकि इम्प्लांट करवाया तो वो ऐसे करके रखेंगे, बर्मा ऐसा चलाते हैं जो छेद करता चला जाएगा अंदर। ठीक है ना, वो हम अपनी इच्छा से करा रहे हैं। ठीक है, मेडिकली कराया जा रहा है, लेकिन अगर आपने किसी छेद किया है, यानी पंचर्ड वुंड आपने किया है, ठीक है, तो फिर पंक्चर्ड वुंड जो होता है वो स्टेबिंग, ठीक है ना, वेधन के उपकरण से होता है। और वेधन के उपकरण कौन से हैं, भाला है, हमने कहा ना आपसे, भाला है, प्रकार, अगर इससे प्रकार वो जो होता है उससे आप करेंगे तो भी वेधन होगा। ठीक है, असन के उपकरण, असन यानी शूट कर रहे हैं, किसी को गोली निकल रही, बंदूक तो आपके ही हाथ में रहेगी, गोली निकल रही दूसरे के लग रही, वो असन का उपकरण है। वेधन का उपकरण और काटने का उपकरण है। यदि उपकरण तीन प्रकार के, तीन में से किसी एक प्रकार के, यानी कोई उपकरण तो आपने उपयोग किया लेकिन ना वो असन का है, ना वो वेधन का है, ना काटने का है, और आपने उससे उपाधिकारित की, जैसे डंडा, ठीक है ना, या वो संटी जिससे पहले प्राइमरी स्कूल में पिटाई होती थी, खूब खूब लचीली होती थी, वो बड़ी चटाक से पड़ती थी, वो ना असन का उपकरण है, ना वेधन का है, ना काटने का है। ठीक है ना, असन का है, ना वेधन का है, ना काटने का, उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं, उपकरण, आपके कर्ण क्या है, ये हाथ, हाथों से आप चोट पहुंचाते हैं ना। उपकरण यानी जो हाथों का काम करने लगे और हाथ न हो, उसे उपकरण कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट। डंडा हाथ का काम कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, लेकिन हाथ नहीं है। ठीक है ना, लुपलुपी, वो संटी हाथ का काम कर रही है लेकिन हाथ नहीं है। ठीक है, और वो असन, वेधन या काटने के काम भी नहीं आती। अब इससे आपने उपाधिकारित की तो शारीरिक पीड़ा तो होगी। ठीक है ना, जब किसी को बात, तो अब क्या हुआ, आपका मसला कहां पहुंचा, 115 सबसेक्शन 2 में, क्योंकि आपने उपाधिकारित की। और पूर्व की आईपीसी की बात करें तो 323 में, क्योंकि आपने जिस उपकरण का प्रयोग किया वो उपकरण तो है, किंतु 324 या 118 सबसेक्शन 1 इसमें आने वाला उपकरण नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने उपकरण का प्रयोग किया उपाधिकारित करने के लिए और वो 118 सबसेक्शन 1 या पूर्व की धारा 324 इसके वर्णन में आने वाला उपकरण है, तो ही तो 324 या 118 सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट होगी। अगर आपने उपकरण का प्रयोग किया लेकिन वो उपकरण उस वर्णन का नहीं है, उस डिस्क्रिप्शन का नहीं है जिस डिस्क्रिप्शन का उपकरण चाहिए, 324 या 118 सबसेक्शन 1 को आकर्षित करने के लिए, तो आपने उपाधि कारित की है, उपकरण से कारित की है, लेकिन इसके बाद भी 324 या 118 सबसेक्शन 1 आकर्षित नहीं होती। ठीक है ना, 118 सबसेक्शन 1 या 324 आकर्षित हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप असन के, वेधन के या काटने के किसी उपकरण के साधन द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। जो कोई उपकरण ऐसा हो जिसे अगर आक्रामक आयुध, आक्रमण करने वाले आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु संभाव्य हो। पहले लाठी को ऐसा मानता था सुप्रीम कोर्ट, अब नहीं मानता। वो कहता लाठी
ऐसा उपकरण नहीं है जिसे आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु संभव हो, वो ये नहीं मान रहे। ठीक है ना। तो अगर आपने लाठी से किसी को मारा, ठीक है, और सिर्फ उपाधि कारित हुई, ऐसी उपाधि कारित नहीं हुई जो जीवन को संकटापन्न बनाती है, ऐसी कारित नहीं हुई, तब तो घोर की श्रेणी में चली जाएगी, तब तो वो घोर बन जाएगी। ठीक है ना। आपने लाठी से मारा तो उपाधि कारित की, ठीक है ना। आपने आयुध का भी प्रयोग किया, लेकिन वो ऐसा आयुध नहीं है कि आक्रामक आयुध के तौर पर प्रयोग किया जाए तो मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर उपाधि ऐसी हो गई जो जीवन को संकटापन्न बना दे तो घोर में पहुंच गई, यानी आपने सिर पे सिर ही तोड़ दिया, तब तो मामला ही वो हो गया। आपने लाठियां मारी, नो डाउट, ठीक है, लाठी मारी है, लेकिन सिर्फ शारीरिक पीड़ा कारित की, पीठ पे 5 लाठियां जाने दी। ठीक है। अब पीठ पे 5 लाठियां पड़ी हैं तो उपाधि कारित हुई, लेकिन उपाधि कारित हुई, उपकरण से कारित हुई, लेकिन उस उपकरण से नहीं जो 118 सबसेक्शन 1 में वर्णित है। इसलिए मसला कहां जाएगा, 115 सबसेक्शन 2 या 323 में पूर्व की। ठीक है ना। क्योंकि लाठी ना तो असन का उपकरण है, ना बेधन का है, ना काटने का है, और आक्रामक आयुध के तौर पर प्रयोग करने पर मृत्यु संभव है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानना। ठीक है ना। तो लाठी से आपने मारा, लाठी से इतना मारा कि जीवन संकटापन्न हो गया। अब तो 326 आ गई। ठीक है ना। वो सॉरी 326 करे, 325 आ गई, पूर्व की 325, ठीक है ना, पूर्व की 325 और वर्तमान की 117 सबसेक्शन 2 वो आ गए। कोई घोरी उपपत्ति तो हुई ना, 326 तो तब आएगी जबकि जो उपकरण उपाधि कारित करने पर 324 बनाते हैं वही उपकरण प्रयोग किए जाएं, वे उपकरण प्रयोग किए जाए और घोर उपपत्ति हो तब 326 आती है। तो लाठी ऐसा माना नहीं, तो फिर मसला कहां पहुंचेगा, 115 सबसेक्शन 2 वहां पहुंचेगा या 323 में पहुंचेगा। कहता है तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि, लाठी अग्नि भी नहीं है। ठीक है। तप्त पदार्थ, अग्नि से या तप्त पदार्थ से, ठीक है, या किसी विष या किसी संचारक पदार्थ, संचारक जो एसिड और आपका वो होते हैं क्या, अम्ल और क्षार, ठीक है ना। तो संचारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपाधि कारित करेगा। देखिए लोगों का कुत्ता जब काटता है तो 324 में ही एफआईआर होती है, ठीक है ना। और कुत्ता ऐसे काटे जीवन संकटापन्न हो जाए तो 326 में भी आ जाएगा, क्योंकि अगर वे उपकरण जो यहां वर्णित हैं वे प्रयोग किए जाएं और घोर उपाधि कारित हो जाए, दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, तो मसला 326 या 118 सबसेक्शन 2 में आ जाएगा। अगर वो उपकरण जो यहां वर्णित है वे प्रयोग हो और मसला सिर्फ उपाधि तक रह जाए तो मसला 324 या 118 सबसेक्शन 1 में आ जाएगा। अगर उपकरण प्रयोग हो या उपकरण प्रयोग न हो, दोनों स्थितियां हो, चाहे उपकरण प्रयोग हो और चाहे उपकरण प्रयोग न हो, ठीक है। अगर उपकरण प्रयोग नहीं हुए और आपने उपाधि कारित की तब तो 115 सबसेक्शन 2 है ही, लेकिन अगर उपकरण का भी प्रयोग हुआ लेकिन वे उपकरण उस वर्णन के नहीं है जो 118 सबसेक्शन 1 या 324 में लिखे, तो भी उपकरण के प्रयोग होने के बावजूद भी मसला 115 सबसेक्शन 2 या 323 का ही रहा, ठीक है ना। अगर उपकरण भी प्रयोग हुए लेकिन वे उस वर्णन में नहीं आ रहे जो 118 सबसेक्शन 2 इसमें वर्णित है और घोर उपाधि कारित हुई है, तो मसला 117 सबसेक्शन 2 का है,
ठीक है ना। फिर वो 118 सबसेक्शन 2 या 326 का नहीं है, क्योंकि उपकरण जरूर प्रयोग हुए, नो डाउट उपकरण प्रयोग हुए, लेकिन वे उपकरण उस वर्णन के नहीं हैं जो 118 सबसेक्शन 2 में वर्णित है। ठीक है ना, ये स्थिति है और इसे समझ लेना कठिन जरूर नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, लेकिन अक्सर ये स्थिति पता नहीं होती कि कब मसला 324 में आएगा, कब 326 में आएगा, यानी कब 118 सबसेक्शन 1 में आएगा, कब 118 सबसेक्शन 2 में आएगा, कब 117 सबसेक्शन 2 में जाएगा, कब 115 सबसेक्शन 2 में जाएगा, ये अक्सर पता नहीं होता, कठिन कतई नहीं है। ठीक है ना, तो आपका कहता है वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी अब आपने विशेष उपकरणों का प्रयोग किया, नो डाउट उपहति ही कारित की है आपने, नो डाउट उपहति ही कारित की, लेकिन उपहति कारित करने के लिए विशेष साधनों का इस्तेमाल कर लिया, और वे साधन विधायिका ने गंभीर माने हैं, इसलिए उन साधनों द्वारा उपहति कारित करने के लिए विधायिका ने अलग से सेक्शन बनाया, और वो कौन सा 118 सबसेक्शन 1। इसलिए उपहति कारित करने में आपको जो दंड मिल रहा था वो 1 साल का कारावास, तो शायद 10,000 रुपए जुर्माना कितना हो गया था, 10,000 हो गया शायद, है 20,000 नहीं, 10,000 ही तक तो है 115 सबसेक्शन 2 में, पहले 1,000 था, 10,000 हो गया। ठीक है, उससे अधिक कारावास, 3 साल का कारावास और जुर्माना जो 20,000 का हो सकेगा, ये अब विधायिका ने प्रावधानित किया है, जुर्माना जस्टिबल कर दिया, और सजा में पहले 324 में 3 साल थी, अभी भी 324 में 3 साल ही रखी है। अच्छा, अब 326, पहले 326 में ये सारी बातें उन्होंने दोहराई थी, अब की उन्होंने सब दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 324 और 326 के बीच में 325 ये आ जाती थी, अब उन्होंने 118 सबसेक्शन 1 और 118 सबसेक्शन 2 ये कर दिया, यानी 324 को 118 सबसेक्शन 1 और 118 सबसेक्शन 2 वो पूर्व की 326 है, उसमें उन्होंने सीधा लिख दिया जो कोई उपधारा 122 को उपधारा 2 में उपबंधित दशा के सिवाय, यानी प्रकोपन का मामला नहीं है, उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छा घोर उपहति कारित करता है, आजीवन कारावास से, ये दोनों में से किसी बात के कारावास से दंडनीय होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसमें पहले मिनिमम सजा नहीं थी, अब इसमें मिनिमम भी आई है 326 के मामले में। उसने वही कह दिया कि अगर आपने उपकरणों का प्रयोग किया, कौन सा, जो उपधारा 1 में वर्णित है, और आपका मामला प्रकोपन में भी नहीं, और जो उपहति कारित हुई वो घोर उपहति की श्रेणी की है, तो आपको जो सजा मिलेगी, तो पहले भी आजीवन कारावास मिल सकती थी, अब भी आजीवन कारावास मिल सकती है, पहले भी 10 साल तक की मिल सकती थी, अब भी 10 साल तक की, बस मिनिमम पहले नहीं थी, अब 1 ईयर मिनिमम उन्होंने कर दिया। और यह भी न्यायोचित कहा जाएगा, जब आपने उपकरणों से घोर उपहति कारित की तो कम से कम 1 साल की तो मिलनी ही चाहिए, minimum 10, or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to, पागल हो क्या। अच्छा, ये आपका स्थिति रही है। अब 119 जो पहले 327 थी, और मजेदार ये है कि इतने दिन की वकालत में लगभग आज हमारी वकालत हो गई 25 साल, हाँ 12 फरवरी 2000, तो 12 फरवरी 2025 तो निकल चुका, ठीक है, अब तो 26 साल वकालत लगभग होने जा रही है। इस पूरे 26 साल की वकालत में हमने कभी सेक्शन 119 जो पूर्व में धारा 327 था, इसके अंतर्गत न एफआईआर देखी, न किसी को सजा होते देखी, न कभी चार्ज बनते देखा, ठीक है, और क्यों नहीं देखा या उसके पीछे क्या कारण है भाई, हम नहीं बता सकते, ठीक है। अक्सर एफआईआर में यह होता है, अक्सर कि इन्होंने हमारी
लड़की को इसलिए मारा, ठीक है, ताकि हम इन्हें दहेज दें, और हमने इन्होंने 1 लाख मांगे थे, 20,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, और 80,000 बकाया रहे। और ये भी कहते रहे कि 80,000 अगर तुमने नहीं दिए तो मारेंगे, और ये मारते थे। तो उद्दापन का अपराध यहीं पर पूरा हो गया। ठीक है, जब हम लोग एग्जॉर्शन देखेंगे, जब हम लोग एग्जॉर्शन या जो पहले 383 उसमें परिभाषित था, ठीक है, और अब किस सेक्शन में है? 308 में परिभाषित है, तो वो एग्जॉर्शन हो जाता है। ठीक है, और ये सेक्शन कहता है कि आप किसी को यदि इसलिए उपाधिकारित कर रहे हैं, इसलिए यानी विशेष उद्देश्य से उपाधिकारित कर रहे हैं, पीछे ऊपर क्या था? विशेष उपकरणों से, ठीक है, ऊपर था विशेष उपकरण, और अब आ रहा है विशेष उद्देश्य। अब विशेष आपका स्पेशल पर्पस है, विशेष कारण है उपाधिकारित करने का। इसलिए नहीं कि आप सिर्फ गुस्सा हैं, इसलिए नहीं कि आपको संबंधित व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक निश्चित उद्देश्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं उस व्यक्ति से जिसे आप उपाधिकारित कर रहे हैं, तो मामला गंभीर हो रहा है। आप मनमर्जी चलाना चाहते हैं, आप किसी को इसलिए पीट रहे हैं कि आप उससे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप एक सामान्य बदतमीज व्यक्ति की अपेक्षा अधिक बदतमीज है। सामान्य बदतमीज व्यक्ति सिर्फ पीट रहा है, और आप पीट तो रहे ही हैं, साथ में अपना हित साधन यह भी करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो भी वो करे, ये भी चाहते हैं, पीट भी रहे और विशेष प्रकार का हित ये भी आप साधना चाहते हैं। तो आपके लिए कुछ ज्यादा व्यवस्था दंड की होनी चाहिए। इसीलिए 327 थी पहले, वो कहती थी कि यदि आप किसी को इसलिए उपाधिकारित करते हैं, इसलिए उपहति कि उससे संपत्ति उद्दापित की जा सके, यानी संपत्ति का एग्जॉर्शन किया जा सके। एग्जॉर्शन क्या होता है, जो हम 308 पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप इस समय समझ लें कि किसी को इसलिए पीटना कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी दे दे, इसे कानून की भाषा में उद्दापन, हिंदी में, अंग्रेजी में एग्जॉर्शन, और सामान्य बोलचाल की भाषा में रंगदारी वसूलना ये कहते हैं। तो अगर आप किसी को उपहति इसलिए कारित कर रहे हैं कि वह आपके द्वारा मांगी गई संपत्ति आपको दे दे, इसलिए आप उसे उपहति कारित कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो अवैध है, अवैध काम में अवैध की डेफिनेशन पीछे दी हुई है, पहले सेक्शन 43 में थी, अब पता नहीं किसमें है, लेकिन है, ठीक है। तो अवैध, इसकी जब डेफिनेशन हम लोग पिछले आईपीसी में देखते थे तो सेक्शन 43 कहता था, अब किसमें? 215, ठीक है। आपका 215 में उन्होंने अवैध को डिफाइन किया है। अवैध को कहता है कि वो जो अपराध है, वो जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय, या जो सिर्फ विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, वो भी अवैध है। और ऐसा भी काम अवैध है जिसके किए जाने की दशा में सिविल न्यायालय उस काम को करने वाले के विरुद्ध, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह काम किया जाता है, अनुतोष उपलब्ध कराता है, ठीक है ना, वो भी अवैध है। तो आप किसी को उपहति इसलिए कारित कर रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति है, या तो आपके द्वारा
मांगी गई संपत्ति आपको दे, यानी आप संपत्ति उद्दापित करने के लिए उपाधिकारित कर रहे हो, या उसे अवैध काम करने के लिए विवश कर दो, इसलिए उसे उपाधिकारित कर रहे हो, तो फिर आपका इलाज उस व्यक्ति के मुकाबले बेहतर तरीके से होना चाहिए जो सिर्फ उपाधिकारित कर रहा। उपाधिकारित करने के पीछे उसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। तो उसी इलाज को करने के लिए पूर्व में 327 बनाई गई थी, अब 119, जिसका प्रयोग हमने अब तक नहीं देखा है, लेकिन है, सेक्शन है। क्या कहता है? जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपाधिकारित करेगा कि या तो उपाधि व्यक्ति से, यानी जिसे वो उपाधि पहुंचा रहा है उसी से संपत्ति प्रत्यावर्तित करा, वो संपत्ति उद्दापित कर ले। ठीक है, हम आप ही को पीट रहे हैं और आप ही से कह रहे हैं कि अपने पैसे हमें दो। ठीक है ना? या तो उपाध व्यक्ति से, कहां गया, हाँ, या तो उपाध व्यक्ति से या उपहत व्यक्ति से, हितबद्ध किसी व्यक्ति से। नहीं, आपके पिताजी हमें पैसे दें, ठीक है, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित की जाए, या ऐसे उपाध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी बात के कारावास की अवधि से, जिससे 10 वर्ष यानी 10 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। कब? जब आप उपाध व्यक्ति से संपत्ति उद्दापित करना चाह रहे हैं। उद्दापित हुई है नहीं हुई इससे मतलब नहीं, उद्दापित करना चाह रहे हैं इसलिए। ठीक है, या जिसे आप उपाधिकारित करें उससे जो हितबद्ध है वो आपको संपत्ति दे, इसके लिए उपाधिकारित करें। संपत्ति का उद्दापन अगर हो जाएगा तब तो मसला लूट में पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तब तो मसला लूट में पहुंचेगा। आपने उपाधि सिर्फ इसलिए कारित की कि उपाध व्यक्ति से संपत्ति उद्दापित की जाए या उपाध व्यक्ति को कुछ अवैध करने के लिए मजबूर किया जाए, या उपाध व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर हो रहा, ठीक है, हो जाए। हम आपको इसलिए पीट रहे हैं कि आप चल के ताला खोलो ताकि हम चोरी कर लें। ठीक है, आपने ताला खोला नहीं खोला मतलब ही नहीं। अब मसला 117 सबसेक्शन 2 का, 115 सबसेक्शन 2 का नहीं है, मसला 119 का है। अब मसला 323 का नहीं है, मसला 327 का है। ठीक है, या आप जिससे हितबद्ध है, उपाध व्यक्ति से हितबद्ध, आपके पिताजी को हम पीट रहे हैं कि वो ऐसा करें। ठीक है, तो जो हमें सजा मिल सकती है वो 10 साल मिल सकती है, और जुर्माने के लिए भी आप दायी होंगे, अमर्यादित जुर्माना। ठीक है, और पहले जो कुछ सबसेक्शन 2 में लिखा है, ठीक है, ये 329 थी। ठीक है, ये 329 थी और अब ये 119 सबसेक्शन 2 हो गई, यानी वही संपत्ति उद्दापित करने के लिए या कोई अवैध कार्य करने के लिए विवश करने को, या फिर किसी अपराध का किया जाना सुकर हो सके, इस प्रयोजन से आप किसी व्यक्ति को घोर उपाधिकारित कर रहे हो, या वो व्यक्ति जिससे हितबद्ध है उसे घोर उपाधिकारित कर रहे हो, तो मसला पहले 329 में आता, अब 119 सबसेक्शन 2 में आएगा, और आपको जो सजा मिल सकती है वो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी बात के कारावास से दंडनीय होगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ये आपका यहां तक आया। बाकी सेक्शन कल हम लोग देख लेंगे, बात करेंगे, देखें।